आज हम शुरू कर रहे हैं बेसल का थ्योरेटिकल पार्ट। कॉन्सेप्चुअलिटी हमने लगभग कवर कर ली थी। अगर इतनी कॉन्सेप्चुअलिटी किसी आईएएस के बच्चे को बताई जाती तो उसके बाद वो खुद पढ़ के सारी चीजें खुद ढूंढ के अपने टॉपिक को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर सकता था। ठीक है, लंबा टॉपिक है, मेरे पास इस टॉपिक का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इतना जब करेंगे तो वहां पे 2-3 मार्क्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद भी रखना पड़ेगा आपको, जो उसके फैक्ट एंड फिगर्स है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हम इसको जब टॉपिक को कर रहे हैं तो हम अभी पहले जेआईबी की बुक से कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जेआईबी वाले हमारे साथ हैं, और उसके बाद जब जेआईबी वालों को फ्री कर देंगे तो हम उसको सीआईबी वाले बुक से करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमें कवर करना है, तो पहले तो थोड़ा सा ये बता दूं मैं बुक के हिसाब से मैं जो हमने टॉपिक कवर किया हुआ है। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने बता दिया कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो रिस्क होगा। उस रिस्क में आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, अभी हमने 3 रिस्क की बात की थी। क्रेडिट रिस्क की बात की थी, और हमने बात कही थी ऑपरेशनल रिस्क की, और कही थी मार्केट रिस्क की। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, मार्केट रिस्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट रिस्क कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। कोई बताएगा कि मार्केट रिस्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? एक क्रेडिट रिस्क दिख रहा है, एक ऑपरेशनल दिख रहा है, और स्क्रीन दिखाने के बाद भी मार्केट रिस्क नहीं दिख रहा है। तो मार्केट रिस्क कहां से कवर होगा? अब मैं बताता हूं आपको मार्केट रिस्क। मैंने आपको बताया मार्केट रिस्क कहां पर लगता है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। जल्दी से आंसर करिए। इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में है सर। और इन्वेस्टमेंट 3 टाइप के होते हैं, यहां सुन लीजिएगा ध्यान से। एक होता है आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेक्स में, और एक इन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटीज में। ठीक है, इन तीनों वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे रिस्क दिए हुए हैं। बताएं कहाँ दिए हुए? इंटरेस्ट रेट रिस्क ये है, देखो। आप डेट सिक्योरिटी में करेंगे, और फॉरेक्स का ये है, देखो। ठीक है, और इक्विटी का कहां पर है? हो गया ना? ठीक है, और ऐसे ही और रिस्कों के भी नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। कॉमोडिटी प्राइस रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। तो दीज काइंड ऑफ रिस्क, अगर जेआईबी की बात करते हैं, सीआईबी की बात करते हैं, तो आपकी बुक में एक यूनिट नंबर 8 में या 9 में एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें जितने रिस्क दिए हुए हैं वो सारे हैं, इससे ज्यादा है। तो अभी हम जेआईबी को ले रहे हैं इसलिए। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट आया, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से मतलब ये है कि ये जो ऊपर के रिस्क बताए गए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये जितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से इस सारे चीज को कवर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। क्या कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपकी मेजरमेंट की अप्रोच कैसी है, कैसे आप रिस्क निकालते हैं। ठीक है, आपकी पॉलिसीज जो है, रिस्क की पॉलिसी जो बोर्ड में अप्रूव करी हुई है, विच शुड बी कंसिस्टेंट विद द ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजी, कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, एंड ओवरऑल विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी है, इन बारे में, इनसे रिलेटेड क्या पॉलिसीज है आप। ठीक है, और आपकी गाइडलाइन है और पैरामीटर अदर क्या है कि आप अपने जो रिस्क टेकिंग को कैसे गवर्न करते हैं। आप डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रूडेंशियल लिमिट है, आपने सब चीजों की लिमिट कितनी तय कर रखी है। आपका एमआईएस कितना स्ट्रांग है रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का। ठीक है, आपके जो प्रोसीजर हैं वो वेल लेड आउट प्रोसीजर हैं, इफेक्टिव कंट्रोल है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है आपका, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, independent of operational department and with clear delineation of level of responsibility of management। means आप अदर उससे कैसे उसको और लेवल्स पे कैसे लीनियर उसमें लाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं आप। ठीक है, और पीरियडिकल रिव्यू कैसा है।
तो अगर आपसे पूछे कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, तो ये सारे पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, यानी रिस्क मैनेज करना है तो इतने काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनसे सब देखें सबसे, और रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ पर बेसिकली है कि आपके वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसने बोला इज असाइन टू एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या है, आपके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का एक मेन पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करती क्या है, आर एसेंशियली टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड मेजर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक। आइडेंटिफाई करती है, मॉनिटर करती है, मेजर करती है वो बैंक के रिस्क प्रोफाइल पर। ठीक है, उसके बाद आपके पहला तो उसने बताया कि आपका बिजनेस जो फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट का कैसा है, और दूसरे उसमें बता रहा है कि लोन रिव्यू मैकेनिज्म। कोई मुझे बताएगा कि लोन रिव्यू मैकेनिज्म आपके कौन से रिस्क को कवर करता है? क्रेडिट रिस्क में ही आएगा ये। क्रेडिट, डिफॉल्ट क्योंकि लोन की रिस्क जहां बात आती है वो आपका डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क को कवर करता है। ठीक है, तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म यानी लोन होने के बाद आप उसको कैसे रिव्यू करते हैं, तो उसके लिए क्या आपकी पॉलिसी है। तो इसने बोला कि पहली बात तो यहां बोल रहा है कि जो भी आप लोन वो कर रहे हैं तो उसमें क्या बोल रहा है, इवेल्युएटिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लोन एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्रेडिट ग्रेडिंग प्रोसेस, मींस क्रेडिट को ग्रेड करने का प्रोसेस कैसा है या सैंक्शन करने का प्रोसेस कैसा है आपके वहां। एसेसिंग द लोन लॉस प्रोविजन, अब लोन लॉस प्रोविजन कल मैंने बताया था, उसको हम ब्रॉडली क्या बोलते हैं, एनपीए प्रोविजन। ठीक है, एक बच्चे ने कल YouTube में बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट किया, बहुत उसको डिसहर्टेन हुआ कि जो लेक्चर छोटे समय में पूरा हो जाता है वो लंबा क्यों गया इतना। ठीक है, तो मैंने आज क्लास शुरू करने से पहले भी आपको जस्टिफाई किया था कि, और उन्होंने जो लेक्चर देखे वो कन्फाइंड लेक्चर देखे होंगे, और कल जब हम आपको लेक्चर दिखा रहे थे तो हम किस चीज से रिलेट करके दिखा रहे थे? बैलेंस शीट से सर, बैंक के बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट नहीं, कुछ और नाम है उसका। ओह सॉरी सर, डिस्क्लोजर था सर, पिलर 3 डिस्क्लोजर को करके बता रहे। तो उसमें बीच में एनपीए प्रोविजनिंग का एक बात चल गया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या होता है कल लेक्चर ऐसा लग रहा होगा उनको। ठीक है, तो यहाँ बात हम कर रहे हैं कि एनपीए प्रोविजन की बात जो यहाँ पे आई, इसीलिए मेरे को कल का ध्यान आ गया था। तो यहाँ पर जो एलआरएम का फंक्शन है लोन रिव्यू मैकेनिज्म में, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आपके क्रेडिट ग्रेडिंग की जो इंटीग्रिटी है वो कैसी है, लोन लॉस प्रोविजन को कैसे आप एसेस करते हैं, पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है, और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलआरएम कुड बी टू, और एलआरएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो पहली बात है प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन्स विच डेवलप क्रेडिट वीकनेस एंड इनिशिएटिव। तो ये बातें जहां लिखी हुई हैं एक कॉमन सेंस तो आप समझ गए, लेकिन जब वहां क्वेश्चन में आएगा आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द प्रोविजन नॉट द पर्पज ऑफ एलआरएम, 3 लाइन तो यहां से उठाएगा या चारों यहां से ले लेगा, एक में नोट लगा देगा यहीं पे या एक को मैनिपुलेट कर देगा। तो पहले आप क्या है, प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाइंग लोन करना, आपको जो क्रेडिट की वीकनेस है उनको करके डेवलप करना कि कैसे आप उसको टाइमली करेक्टिव करेंगे। आपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी और आइसोलेट पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज को इवेलुएट करना, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन, जो प्रोविजन है वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, assesses the adequacy of and adherence to loan policies and procedures and to monitor compliance with the relevant laws। जो भी लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके वहां पर जो भी पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपरली देखना कि क्या वो उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस, रिस्क इवोल्यूशन, पोस्ट सेक्शन, ये चारों बातों के बारे में टॉप मैनेजमेंट को इस इंफॉर्मेशन को देना। तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म का ये काम हो गया। ठीक है सर, ये बेसल में ये क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है ना सर, एलआरएम? एलआरएम बिल्कुल, पहला ही वर्ड उसका क्या है, लोन।
तो बेसल लोन का क्रेडिट में, हाँ बोलिए। तो ये बेसल के फर्स्ट तो सीए कौन सा पिलर से ये रिलेट करता है सर ये नहीं, अगर हम सिर्फ लोन रिव्यू मैकेनिज्म वर्ड बोल रहे हैं तो हम जी ये सर। नहीं कह सकते कौन से पिलर से रिलेट करता है। क्यों? अगर हम कैपिटल निकाल रहे हैं तो पहले पिलर से, अगर हम सुपरवाइजिंग आरबीआई के सुपरवाइजिंग कंट्रोल देख रहे हैं तो सेकंड पिलर सेकंड से, पिलर से, और अगर हम डिस्क्लोजर भेज रहे हैं तो थर्ड पिलर से, तो थर्ड पिलर थर्ड से। पिलर से। तो पिलर और रिस्क ये दो अलग अलग एंगल हैं समझने के, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट रिस्क की जब बात हमने करी तो क्रेडिट रिस्क हमने बता दिया कि जो आपकी क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बोरोवर एंड काउंटर पार्टी को देख के निकाली जाती है, ठीक है। और जो क्रेडिट रिस्क होता है वो फॉलोइंग नॉर्म्स में, यानी कि डायरेक्ट लैंडिंग में हो सकता है, और ये वाले कौन से हैं? नॉन फंड बेस, और बैलेंस शीट नॉन आइटम। फंड बेस या ऑफ बैलेंस बैलेंस शीट। शीट है, ठीक है। और नीचे वाले ट्रेजरी ऑपरेशन से मतलब इन्वेस्टमेंट की बात आई, जिसको मार्केट रिस्क की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ट्रेजरी ऑपरेशन में भी वो क्रेडिट रिस्क की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है इसको सुनिएगा। द पेमेंट और द सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टीज अंडर रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी फोर्थकमिंग और सीजेस, मतलब कि एक तरह से माना जाए कि अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पैसा कहीं डिफॉल्ट में आ रहा है तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट में भी कौन सा रिस्क हो जाता है? सर तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिस्क का वो पार्ट हो जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बोला, फिर ये इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट रिस्क मार्केट। के अंडर में सर क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है ना सर इसमें, कंफ्यूजन हो गया सर। अगर नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो हम होने नहीं देंगे। यहाँ देखिए जरा, हमने बोला आपकी एक्टिविटी या लोन में होती है या किस में होती है, इन्वेस्टमेंट में और दोनों जगह आप क्या देते हैं? पैसा देते हैं सर, पैसा पैसा लगाते देते हैं सर। ठीक है, और पैसा देते हैं, और आफ्टर सर्टेन टाइम इस पैसे को क्या होना होता है? वापस बढ़ना होता है सर, प्रॉफिट या इंटरेस्ट कुछ। बढ़ करके वापस होना होता है, ऐसे ही होता है ना, यस ठीक है। अच्छा, हमने बोला कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें कौन सा रिस्क कवर कर रहे हैं? मार्केट, ठीक है। अगर ये पैसा ठीक ठाक से वापस आ जाए तो हमारा क्रेडिट रिस्क नहीं होगा। तो क्रेडिट रिस्क का जो क्रिएशन है वो तब होता है जब ये वापसी क्या हो जाती है? डाउटफुल हो जाती है। डाउटफुल या फेल हो जाती है। ध्यान से समझिएगा बात को। लोन में भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बोरोवर को कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में हम किसी कंपनी को या किसी उसको कर रहे हैं। दोनों में अगर वापसी का डाउट होता है तो कौन सा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट। और क्रेडिट रिस्क किसकी वजह से होता है? लोन इंटरेस्ट काउंटर पार्टी, यस काउंटर पार्टी, ठीक है। ये जो सामने वाली पार्टी है, ये पार्टी अगर पैसा ना दे तो, ठीक है। अब आप समझिएगा इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क कौन सा होता है। जैसे आपने पैसा दिया 2 ईयर के लिए, ठीक है, 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2 ईयर के बाद इसने पैसा भी वापस कर दिया। जब आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें मार्केट रेट कितना चल रहा था? 10%। आफ्टर 2 ईयर इसने पैसा वापस किया और उस समय मार्केट रेट क्या है? 8%। तो अगर आपको वो स्क्रीन याद आ रही है अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था कि इसमें मार्केट रिस्क तो लिखा ही नहीं है, कौन सा रिस्क है ये? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट। और ये रिस्क आपके कहां पर होगा? जो सिक्योरिटी का Credit risk। इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपने इक्विटी में पैसा लगाया, वापस आ गया,
लेकिन उस पैसे को क्या करना है आपने? राइटिंग समझ में आ रहा मेरा? रीइन्वेस्टमेंट। जी सर, रीइन्वेस्ट। अब रीइन्वेस्ट करते समय आपको एक प्रॉब्लम तो ये आ गया, दूसरा प्रॉब्लम एक और आ गया कि हो सकता है आपको ये ना मिले। कौन ना मिले? गुड पार्टी। गुड पार्टी ना मिले, ठीक है। और हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो मनी का विड्रॉल है वो क्या हो जाए? एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये कौन से रिस्क को रिलेट कर रही है? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क, ठीक है। और ये वाली कौन सी किसको डिनोट कर रही है? ये वाला तो क्रेडिट क्रेडिट रिस्क है। रिस्क। क्रेडिट रिस्क। तो अभी जो आप लोग डाउट थोड़ा सा रख रहे थे, क्या क्लियर हुआ? यस सर। और नहीं सर, एक बार मार्केट तो ये रिस्क, विड्रॉल एक्सेस क्या होता है सर? विड्रॉल एक्सेस क्या करते हैं मतलब? विड्रॉल एक्सेस का मतलब है जो आपके डिपॉजिटर हैं, आपने एफडी किए हुए लोगों की 10 साल की हुई है, 4 साल बाद सारे आ जाएं, कब प्री मेच्योर दे दो हमको। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको क्या करोगे? विड्रॉ करना पड़ेगा सर। विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करोगे तो कौन से रेट में करोगे? लोअर रेट जो पे। मार्केट में चल रहा होगा। तो यहां पर भी आपको रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो जैसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ऐसी रीफाइनेंस रिस्क भी होता है। रीफाइनेंस रिस्क क्या होता है कि आप जहां से पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, वो आपको सही रेट में ना मिले, ठीक है। तो यहां पर एक थिन लाइन डिफरेंस और बता दूं, क्रेडिट रिस्क का कॉमन नेम क्या है? डिफॉल्ट Default risk. डिफॉल्ट। इसका मतलब लोन में डिफॉल्ट हो या इन्वेस्टमेंट में डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट। तो कौन सा रिस्क होगा? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट risk. होगा। लेकिन अदर देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नहीं हो रहा लेकिन आप पैसा लेके आ रहे हैं, सही जगह लगा नहीं पा रहे हैं, कॉल मनी का रेट डाउन हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में डाउन चल रहा है, लोग पैसा मांगने नहीं आ रहे, ये कौन सा रिस्क है? मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग थ्योरी पे। सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट रिस्क कैसे होता है, वो क्लियर नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में अगर आपका जो पेमेंट है टाइम में डिफॉल्ट हो जाए, ये लिखा हुआ मैंने, आपने सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जमा किया, उसने कहा था भाई पैसा नहीं मिलेगा अभी तो दोबारा एफडी ले जाओ, ठीक है। यस सर, यस। चलो और आगे आते हैं हम लोग क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क ट्रेजरी ऑपरेशन में बता दिया उसने, ऐसे ही सिक्योरिटी की ट्रेडिंग में भी होता है, ठीक है। उसने क्या वर्ड बोला देखो, क्या बोला? सेटलमेंट में नॉट बी सेटलमेंट का मतलब डिफॉल्ट, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर, तो जैसे ही क्रॉस बॉर्डर होगा तो उसमें भी क्या बोला उसने देखो कि अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स में आइदर सीज और रेस्ट्रिक्शन। वही बात हो गई ना कि पैसा नहीं आया वहां से तो क्या हो गया? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चन सामने आ गया है जो आप लोग कह रहे थे कि साहब मार्केट रिस्क क्या होता है। तो मार्केट रिस्क में क्या बोला? लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी प्राइस, इक्विटी प्राइस। तो ये टाइप ऑफ कौन से रिस्क हो गए? मार्केट रिस्क, ठीक है। अब देखो एक बात और है कि ट्रेडिशनली क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट वाज द प्राइमरी चैलेंज फॉर द बैंक, लेकिन जब
प्रोग्रेसिव डीरेगुलेशन, मार्केट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स चेंज इन मार्केट वेरिएबल। ये भी एक क्वेश्चन है, सब लोग इस समय जो भी नींद में हैं जाग जाएं, पूछेगा मार्केट रिस्क के वेरिएबल कौन से हैं, जिनको मार्केट वेरिएबल ही बोलते हैं। कौन कौन सा है? पहला वाला लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट। दूसरा वाला कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, और एक्स। तीसरा कौन सा है? इक्विटी प्राइस एंड Equity price. चौथा कौन सा है? कमोडिटी प्राइस। commodity price. तो कहता है हैज बिकम रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट, इवन ए स्मॉल चेंज इन द मार्केट वेरिएबल कॉज सस्टेनेबल चेंज इन द सब्सटेंशियल चेंज इन द इनकम एंड इकोनॉमिक। मींस इनके बदलने से आपकी जो एजम्पशंस थी, जो आपने सोचा था कि ऐसा 2 साल बाद होगा, उसमें फर्क आ गया। ठीक है। और रिस्क को डिफाइन करने का एक वर्ड ये है, क्या है उसको, क्या बोलते हैं? Anticipated. अनएंटिसिपेटेड इवेंट। सर ऐसी कोई मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी, वो भी एक है वेरिएबल, वो है ना। हाँ लिक्विडिटी नहीं, वो वेरिएबल नहीं है लिक्विडिटी। नहीं होगा। वेरिएबल तो आपका इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इक्विटी प्राइस। लिक्विडिटी एक एक्शन है, लिक्विडिटी अपने आप में कोई वेरिएबल नहीं है। मींस इसका कोई वैल्यू नहीं होता है लिक्विडिटी का, लेकिन बाकी जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सबका वैल्यू होता है। इंटरेस्ट रेट लिखा 6%, फॉरेन एक्सचेंज लिखा हुआ है $1 इज इक्वल टू 61.23 रुपी, जो भी है। इक्विटी प्राइस लिखा हुआ एक शेयर 101.25 पैसे का। कमोडिटी प्राइस लिखा हुआ 46 रुपीज केजी। लेकिन लिक्विडिटी रिस्क का कोई चार्ट नहीं होता है। जैसे ज्यादा Understood? लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लिक्विडिटी एक एक्शन है, एक एक्शन है, वो नहीं होगा तो आप बोल देंगे ये। ठीक है। तो ऑपरेशनल रिस्क की बात हम कर रहे थे अब। तो ऑपरेशनल रिस्क में बोलता है कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट हो जाए जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। जैसे बोलता द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मींस आपका जो अंदर का कंट्रोल है वो खत्म हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, और जो सिस्टम है आपका कॉर्पोरेट काम करने का तरीका वो डिस्टर्ब हो जाए। सच ब्रेकडाउन कैन लीड टू फाइनेंशियल, और ऐसा अगर होगा तो आपको कौन सा लॉस होगा? फाइनेंशियल लॉस। और हमने शुरू में बताया था कि आखिरकार किसी भी बैंक को लॉस कौन सा होता है? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस होता है। और किसी और कंपनी को कौन सा लॉस होता है? प्रॉफिट, फाइनेंशियल, सबको फाइनेंशियल लॉस। उनको भी फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल है। उनको भी फाइनेंशियल होता है। ठीक है। ठीक है। और अगर लॉस की बात करें तो सोशल लॉस होता है, फैमिली लॉस होता है, लाइफ लॉस होता है। ठीक है। रेपुटेशन लॉस, रेपुटेशन, कौन सा? रेपुटेशन लॉस, रेपुटेशन लॉस रेपुटेशन होता है। लॉस, गुडविल लॉस, ठीक है। तो ये सब वो है। तो इसमें से कस्टमर लॉस भी होता है। तो यहां पर देखिए, और वो क्यों होता है? एरर, फ्रॉड, फेलियर टू परफॉर्म इन टाइमली मैनर, और कॉज द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इनमें से कोई भी चीज हो जाए तो आपको कौन सा लॉस होगा, कौन सा रिस्क होगा? ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क डिफाइंड एज द रिस्क लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। तो अब यहाँ पे बोला या तो इनएडिक्वेट होगा या फेल होगा आपका इंटरनल प्रोसेस। अब एक बात और होता है, लोग यानी पीपल, सिस्टम यानी आपका सिस्टम, और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट, किसी ने चोरी कर ली। दिस डेफिनेशन इंक्लूड लीगल रिस्क बट एक्सक्लूड स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। ये एक एक लाइन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये उन क्वेश्चंस में से एक है जो 90 से ऊपर 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई आंसर या बुक पता ही नहीं लग पाता है कहाँ से पूछा गया है। इसको समझिए जरा। इसने बोला कि आपका जो ये रिस्क है ऑपरेशनल वाला, उसमें 2 रिस्क शामिल नहीं होते। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक और
रेपुटेशन, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। लेकिन लीगल रिस्क आपका प्रोसेस, आपका पीपल, आपका सिस्टम या बाहर के लोग, इन सबसे हो सकता है, ठीक है। लीगल रिस्क इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सपोजर टू फाइन्स, पेनल्टी और प्यूनिटिव डैमेजेस फ्रॉम सुपरवाइजेशन एज वेल एज द प्राइवेट सेटलमेंट। तो इसने कहा कि जो लीगल रिस्क है उसमें केवल आपके फाइन, पेनल्टी और डैमेज शामिल नहीं है, उसमें प्राइवेट सेटलमेंट जो कुछ करने पड़ते हैं आपको आपस में, वो भी शामिल है। देखो, पेनल्टी और फाइन कौन लगाता है? सुपरवाइजर कोर्ट या कोई बॉडी लगाती है। लेकिन RBI प्राइवेट सेटलमेंट क्या होता है? कोर्ट के बाहर या बॉडी के बाहर अगर कुछ सेटलमेंट हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, अरे छोड़ो चलो आप वहां कहाँ कोर्ट जा रहे हो, इतने में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो जब बाहर सेटलमेंट कर रहे हैं तो क्या लीगल रिस्क हुआ हो? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। हुआ, उसमें गए बोला नहीं है, वहां। वो वही चीज बोला है, हुआ बोल। वही चीज तो बोल रहा है वो, कि ये जो प्राइवेट सेटलमेंट हुआ किससे बचने के लिए हुआ? लीगल सेटलमेंट से बचने के लिए। लीगल रिस्क से हाँ, बचने। इसीलिए बोल रहा है कि केवल फाइन, पेनल्टी और डैमेज नहीं होता है, उसके अलावा जो प्राइवेट सेटलमेंट होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? लीगल सेटलमेंट, लीगल रिस्क है ना, ठीक है। चलो, अब बात आती है यहाँ पे बेसेल का, जो ये क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में आते। तो बेसेल 2 की बात बोलता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब कंट्री के नेम है, मैं यहाँ पे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहूंगा। बेसेल 1 आया, ठीक है। बेसेल 1 में ये बात बोली, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसका नाम क्या रखा गया? RWA क्रार। करार। क्रार उन्होंने कहा भैया। और एक बात और है, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन गोइंग बेसिस। क्या लिखा हुआ है? हमेशा आपका Ongoing इतना basis। बना रहना चाहिए, ये नहीं केवल 31 मार्च को कर लो आप, ठीक है। और एक वर्ड आता है गोइंग कंसर्न गॉन कंसर्न। और गॉन कंसर्न। गुड, आपको तो पता है क्या होता है, बताओ। सर वो सेट 1 टियर 1 और टियर 2 कैपिटल है सर। टियर 1 है सर गोइंग 1 जो कंसर्न, होता है गोइंग कंसर्न गोइंग होता है, कंसर्न होता है, टियर टियर 2 2 गॉन गॉन कंसर्न कंसर्न, कैपिटल होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी आपके एग्जाम में तोड़ मरोड़ के सर पूछ आया सकता हुआ है। है सर, बीएसएम में एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था सर। तो इस बार आया था देख एक लो, ये नंबर। भी आया था, ठीक है। तो हालांकि पुरानी क्लासों में भी हमने जिक्र किया था, लेकिन अभी भी कर देते हैं। ये जो बुक पढ़ने से ना फायदा ये होता है, कोई भी चीज कहीं छुपी होती है ना तो वो निकल के चले आती है, ठीक। चलो सर गॉन आगे देखो। कंसर्न क्या होता है सर? गॉन कंसर्न, टियर 2 को बोलते हैं गॉन कंसर्न। गॉन कंसर्न क्यों बनते हैं उसको? गॉन कंसर्न गॉन कंसर्न का तो मतलब ये है, वर्टिकल मीनिंग क्या है दोनों वर्ड का? इसका बताता हूँ। ये क्या है आपका, एक तरह से मोर रिलेटिव ट्रीटमेंट है। ये हमेशा आपके, जैसे आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपके बॉडी के पार्ट्स में जो केमिकल, मिनरल्स और ये आपका फैट वगैरह है वो काम आता है, वो एक तरह से आपका गोइंग कंसर्न है। और जो आप बाहर से कुछ मेडिसिन्स लेते हैं वो एक तरह का क्या है आपका गॉन गॉन कंसर्न। कंसर्न, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न, आपका बॉडी हमेशा ठीक होना चाहिए, पहले बॉडी से हेल्प मिले, दवाई तो बात की बात है। तो वही है कि टियर 1 कैपिटल आपका गोइंग कंसर्न में आता है, ठीक है। चलो और आगे देखो। तो यहाँ पे सब बातें होती रह गई। बेसल 2 आ गया, बेसल 2 का एक 2004 में जो है रिवाइज फ्रेमवर्क आ गया। ये लाइन जो है बुक में से हटा दी गई है। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, येलो रंग में कुछ ऐड किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए जरा क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा था फॉलोड बाय इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन इन 2006। तो रिवाइज फ्रेमवर्क आया, इसमें रिस्क सेंसिटिव अप्रोच आई कैपिटल रिक्वायरमेंट की, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, किसके लिए करना है बोलो?
क्रेडिट रिस्क, मार्केट risk रिस्क को और ऑपरेशनल market रिस्क के लिए। ठीक है। इट अलाउड बैंक्स एंड सुपरवाइजर टू सेलेक्ट अप्रोचेज, ये कल हमने नाम सुना था, जी सर, बेसिक that are इंडिकेटर। most appropriate for their operation and financial market। उन्होंने कहा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको यूज करना। इट रिटेन्ड की एलिमेंट्स ऑफ द प्रीवियस कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, मींस इसने पुराने कुछ की एलिमेंट तो रखे लेकिन कुछ नए भी ले आया, इंक्लूडिंग अ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू होल्ड टोटल कैपिटल इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट कितने परसेंट, 8%। 8% लेकिन इंडिया में 9%। 9%। 9%। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि 3 पिलर्स की बात हो गई थी ना। जी सर। Yes, sir. तो यहाँ पर हम बेसेल 2 चल रहा है। अच्छा, मिनिमम कैप, इसमें देखो ये 1 क्वेश्चन लिख दिया मैंने और सीआईबी के लिए 3 क्वेश्चन लिख दिया। जीआईबी के लिए 1 क्वेश्चन, सीआईबी के लिए 3 या 3 से 5 भी हो सकते हैं। चलो, तेरे 3 क्वेश्चन है जो चल रहा है, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर, इस पैराग्राफ से। ये स्क्रीन क्या चल रहा है? सर जो 3 क्वेश्चन बता रहे सीआईबी का हिंट दे रहे 3 हो, से पेज 5, थोड़ा बढ़िया से मार्क कर देंगे वीवीआई करके। मतलब जो पैरा 3 से 5 8.2 से जो शुरू हुआ और नीचे थर्ड पिलर तक जो जा रहा है, ठीक है सर। और इसी अच्छा, बुक ये में ऊपर से से? आएगा। हाँ, उन्होंने जो पिलर ऑफ बेसल 2 जो बता रहे हो वो वाला पिलर 1, एरिया पिलर 2, मार्क पिलर करके 3 की रख बात देना कर है रहे हैं। ना। जी सर एकदम। हाँ, तो सीआईबी वाले पिलर को ये 1 वाला भी, में जीआईबी वाला भी बुक पढ़ते रहना है। नहीं, दोनों के लिए भाई, अगर ज्वाइंट सेशन है तो दोनों के हाँ लिए है, ठीक है उसमें सर, ठीक। किसी का हुआ नहीं है। यस सर। और जेआईबी पास करोगे यस सर, तो भी तो काम आ सकता है। चलो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के कुछ क्रॉस चेक है। क्या क्रॉस चेक है? पहली बात बोलता है 2 टाइप की कैपिटल, ठीक है। टीयर 1 के लिए बोलता है एटलीस्ट कितना परसेंट, 7%। बोला है ना। और एक और बोला हुआ है वेयर इन इतना क्या होना चाहिए, Z1 5.5। ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ एटीआई कैन बी एडमिटेड एट मैक्सिमम 1 पॉइंट, ये बताया था आपको। Yes, sir। दूसरा बोला था टीयर 2 टू नॉट एक्सीड कितने परसेंट, 2%। यही बताया था। एक रूल पहले हुआ करता था, वो रूल अब हट गया है, यानी आपको येलो वाला पढ़ना है। फिर बोला, ये भी मैंने बताया था कि सेट 1 कैपिटल के बाद आपको एडिशनल क्या चाहिए, GCB। 81। ये भी बताया था। जी। ठीक है, एक और पॉइंट, एडमिटेड एज टीयर 2 कैपिटल अप टू 1.25% ऑफ टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट। मींस अगर आपके पास प्रोविजन है, कौन सा वाला, सेट 1 का लोन का 5.5। प्रोविजन, ओ सॉरी। तो उसको आप केवल 1.25% ले सकते हैं आपने टोटल रिस्क क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट का। अब इसको सुनिएगा जरा बहुत ध्यान से। किसी का जो RWA है, CR यानी क्रेडिट रिस्क का 10,000 करोड़ है और उसके पास 250 करोड़ का प्रोविजन है, आपको आंसर करना है इसमें से कितना पार्ट आप टीयर 2 में ले जा सकते हैं। 125 crore, 1.25। 1.25% or whichever is less, lower. 125 crore। एट द रेट 1.25%। तो 1.25% का मतलब केवल इसमें से कितना ले जाएंगे, 3 something। सर एक बार प्लीज बाकी रिपीट आप, करिए ना एक बार ये वाला। हाँ बताते,
आपका जो लोन लॉस रिजर्व या प्रोविजन है वो आपके पास 250 करोड़ है। कितना है? 250 करोड़। आपका RWA क्रेडिट रिस्क में कितना है? 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ का 1.25% आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? इसके लिए Tier प्रोविजन 2 के के लिए, लिए। प्रोविजन के लिए। टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें 1.25% कितना आया? 125 125 करोड़। 125 तो crores. आपका टीयर 2 एक तो 125 करोड़ हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हो सकता है आपको टीयर 2 का एक और कैटेगरी है, उसमें कितना है मान लिया 400 करोड़। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका टीयर 2 कितना हो जाएगा? 525 करोड़। 525। समझे बात को? अगर ये रूल नहीं होता बी वाला तो आपका टीयर 2 कितना होता? 650 होता आपका होता 400 और प्लस 250 कितना हो जाता? 650 हो जाता। ठीक है, समझे बात को? और सर टीयर 2 का तो सिर्फ 2% होना चाहिए ना कितना होना चाहिए? नहीं, 2% तो इसका जो आपका ये 10,000 करोड़ है ना, हाँ, उसका 2% मैक्सिमम मिनिमम होना नहीं चाहिए। उसका 2% नहीं है ये 2% आपका टोटल रिस्क वेटेड एसेट का है। इसमें हम कौन सा रिस्क ले रहे हैं? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क। सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट के साथ मार्केट रिस्क भी हो सकता है और उसके साथ ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है। ये उन सब का 2% हो सकता है। ठीक है, CIB वाले के लिए 5 मार्क्स क्यों बोले मैंने पता है? सर 400 करोड़ का आंसर है सर। न्यूमेरिकल या study. केस स्टडी आ जाता है केस इसमें। स्टडी है इसमें। हाँ, क्या बोले? सर 400 करोड़ कैसे आया सर? 4 मैंने ऐसी अदर इंस्ट्रूमेंट ले लिए ना, जैसे NPA का प्रोविजन उठाया ना मैंने, सर उसके अलावा कोई और प्रोविजन थी मेरे पास, ये देखो लिखा हुआ है। जो अदर प्रोविजन थे ठीक, चलो और आगे अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, उसने बोला एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये पहले टीयर 2 में होता था, अब ये किस में आ गया? Tier 1 Tier 1 में। उसने कहा विच टेक द फॉर्म ऑफ लेटेंट गेन्स ऑन अनरियलाइज्ड सिक्योरिटीज विल बी सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ कितने परसेंट? 55%. 55%। मतलब ऐसा हो सकता है आपके पास कोई सिक्योरिटी या कोई बिल्डिंग या कोई एसेट है, उन एसेट का पेपर वैल्यू कम है लेकिन मार्केट वैल्यू उसका ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल इतना ज्यादा है। जैसे आपका कोई बहुत पुराना मकान है तो उसके घर में रजिस्ट्री का पेपर उठा के देखिएगा, पता लगा उसमें 12,000 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन आज की डेट में वो 1.5 करोड़ का है। तो जब आप अपनी हैसियत बताते हैं किसी को तो 12,000 का बताते हैं या 1.5 करोड़ का बताते हैं? 1.5 करोड़। क्या ये केवल बोल के बताते हैं या इनकम टैक्स वालों को भी चिट्ठी लिखते हैं? सिर्फ बोल के बताते हैं। इनकम टैक्स वाले तो हमको चिट्ठी लिखेंगे सर। चिट्ठी लिखना पड़ेगा। चिट्ठी लिखेंगे तो उसके जवाब में चिट्ठी आएगा। हाँ, ठीक है, तो आप लोग पेपर नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आपको बैंक से लिमिट लेना होता है
तब आप तो उसका क्या valuation करवा के आते हैं वहां पे? Valuation वैल्यूएशन करवाते हैं सर। रीवैल्यूएशन बोलते हैं, वैल्यूएशन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे आप? रिवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन करते हैं तब 1.5 करोड़ आता है। तो बैंक ने कहा, बेसल ने कहा कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है जिसका वैल्यू आज ज्यादा हो गया है और आप उसको रीवैल्यू कर रहे हैं तो आप पूरा नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 55%। 45%। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की थी और आज की डेट में 50 करोड़ की है या 100 करोड़ की हो गई, तो आप 2 करोड़ ना दिखा करके कितना दिखाएंगे उसको? 45%। 45 करोड़। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये मैंने ये 5 पॉइंट जो बताएं, ये आपके जो आपकी कैपिटल है उसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब कैपिटल के एलिमेंट क्या है, मींस कौन सी कैपिटल टीयर 1 में आती है, जो अभी छोटा सा क्वेश्चन बीच में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नींद आ रही है तो नींद को भगा देना, क्योंकि सॉलिड क्वेश्चन आएगा इसमें। क्या है क्वेश्चन? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एलिमेंट। कौन कौन सी कैपिटल होती है टीयर 1 और टीयर 2? टीयर 1 में कौन सी आती क्या है? फर्क है सर? एलिमेंट का मतलब है कंपोनेंट है, एलिमेंट में क्या फर्क है? कंपोनेंट में उसके उसको मुझे कंपोनेंट वर्ड ना बोल के लिमिटेशंस यूज कर लेना चाहिए था कि कौन सी कैपिटल कितना लिमिटेड है, किसमें क्या ले सकते हैं, मतलब परसेंटेज टर्म्स में अच्छा, कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट तक ले सकते हैं। ये जो 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंटों में परसेंटेज की बात करी थी उसने। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। एकदम लिटरेरी उसको मत जाइए, तो मैं थोड़ा सा एक दोनों को अलग करने के लिए एक वर्ड यूज कर लेता हूं, कंपोनेंट। ठीक है, और एलिमेंट यानी स्मॉलेस्ट पार्ट। एलिमेंट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट। तो टीयर 1 में क्या क्या चीज होती है? उसने बोला परमानेंट शेयर होल्डर इक्विटी, issued and fully paid ordinary share, perpetual non-cumulative preference share, and disclosed reserve created or increased by appropriation of retained earning। ये समझ रहे हैं? जो आपकी कैपिटल पे एवरी ईयर क्या होता जाता है? प्लस प्रॉफिट होता है। जुड़ता है तो हाँ, या कोई सरप्लस जैसे शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व या लीगल, इन सब पार्ट को टीयर 1 में लेते हैं। उसके साथ साथ जो अभी नया चेंज आया वो किस चीज का आया? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ये पहले किस में था? टीयर 2 में, टीयर 2 में, लेकिन अब किस में हो गया है? टीयर 1 टीयर 1 टीयर में, 1 Set 1 में। and could Sorry. arise in 2 ways. First, in some countries banks are permitted to revalue fixed asset, normally their own premises, from time to time in line with the change in the market value। यही समझाया था ना मैंने? ठीक है, in some of these countries the amount of such revaluation is determined by law। कई जगह तो उन्होंने कहा अपने आप बना लो, कई कंट्री में इसके रूल्स बने हुए हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की खरीदी तो आज उसे 50 लाख की मान लीजिए, और ऐसा करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ होगा बताओ तो जल्दी से? इसका जो ये देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे वहां तो अगर आपको लोन नहीं लेना है तो आप प्रॉपर्टी के कागज को चेंज नहीं करते। ठीक है, अब और देखो, तो पहला तो ये आ गया, अब आया सेकंड। सर। और एक डाउट है Hidden- सर,
तो जो हाँ। डिफरेंस है 10 लाख 50 लाख से जितना वो इंक्रीज हुआ है उसी का 45% लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, टोटल का 45% लेना है? टोटल का 45। पहले आप 10 लेते थे तो हाँ, अब 50 लाख का 45 कितना हो जाएगा हमारा? ये होगा 22.5। 22.5। 22.5 ले लेंगे। आपकी पहले बैलेंस शीट में 10 दिखाता था, इस बार बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा? 22.5। ठीक है। अच्छा, और देखो अब यहाँ बोलता है हिडन वैल्यू ऑफ लेटेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व may be present as a result of long term holding of equity security। अब सिक्योरिटी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी की बात में उस वर्ड को क्या यूज कर रहा हूं? लेटेंट रिवैल्यूएशन। तो लेटेंट आपने वर्ड सुना होगा, लेटेंट हीट सुना है किसी ने? हाँ, Yes, sir. लैटेंट टेम्परेचर जी, सर। सुना छुपी हुई latent- बोल सकते हैं सर। हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं उसे, जी सर। ठीक है, जो उसमें छुपी हुई है। तो ऐसे ही जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर की बात कर रहा है। इन द बैलेंस शीट एट द हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स जितने की उन्होंने ली थी और उसकी प्रेजेंट क्या वैल्यू है उससे देखते हैं। बोथ टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व मे बी इंक्लूडेड इन कहाँ पे? टीयर 2 प्रोवाइडेड दैट द एसेट आर प्रूडेंटली वैल्यूड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन टू द, मीन्स आपको इसमें देखना पड़ेगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, इस तरह से सब चीजें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, टीयर 1 आएगा यहाँ पे। वो चेंज हो गया ना। अभी बात किए थे सर कि टीयर 1 ये बुक में देखना पड़ेगा एक बार जरा, बुक में चेंज किया नहीं किया उन्होंने। Provided that the assets are prudently valued, fully reflecting the possibility of price fluctuation to the difference between historic cost book value and market value to reflect the potential volatility from the unrealized capital and the notional tax। ये देखो एक वर्ड आ गया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नोशनल टैक्स आ गया। तो वो जितना अमाउंट का वो क्लियर करेंगे तो उसमें क्या है, टैक्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कौन सी आ गई कैपिटल? टीयर 2। उनका क्वेश्चन था कि टीयर 2 में क्या कहां से आया 400 करोड़ रुपए। तो टीयर 2 के भी कंपोनेंट है। कौन सा पहला कंपोनेंट? अनडिस्क्लोज रिजर्व। अनडिस्क्लोज रिजर्व आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन विद इन सप्लीमेंट्री एलिमेंट प्रोवाइडेड दीज रिजर्व्स आर एक्सेप्टेड बाय द सुपरवाइजर। अब देखो इसने बोला कि अनडिस्क्लोज रिजर्व जो होते हैं आपकी बैलेंस शीट में, उनको भी आप कहाँ लेंगे? टीयर 2 में। और ऊपर वाले जो रिजर्व होते हैं वो कौन से रिजर्व होते हैं? डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज से मतलब जैसे एनपीए के लिए प्रोविजन कर रहे हैं आप ना, या सॉरी जो अपने जैसे आपको अपने स्टाफ का वो देना है, बोनस देना है या कुछ देना है, उनसे रिलेटेड। ठीक है, अनडिस्क्लोज रिजर्व। Such reserves consist that part of the accumulated after tax surplus retained profit, which banks in some country may be permitted to maintain as undisclosed reserve। तो जो रिटेन प्रॉफिट होता है उसको कैसे रखते हैं किसी कंट्री में? अनडिस्क्लोज टाइप में रखते हैं। तो अगर आप अनडिस्क्लोज में रख रहे हैं तो कौन से उसमें लेंगे? टीयर 2 में। और डिस्क्लोज करके रख रहे हैं तो कहाँ लेंगे आप? टीयर 1। टीयर 1 में। ठीक है, और इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक आ गया पॉइंट यार, जनरल प्रोविजन, जनरल लोन लॉस रिजर्व, जो हमने बोला था ये वाला कि विल बी लिमिटेड टू कितना? 1.25% ऑफ। और ये जो वेटेड लिखा हुआ है इसके आगे वर्ड लगा लेना, क्या? कैपिटल रिस्क। ठीक है, जो क्रेडिट रिस्क के लिए आपने रखा हुआ है वो वाली बात करता है। ठीक है, सर ये 1.25 दिया हुआ है, तो बाकी जो है लेंगे मार्केट और कैपिटल रिस्क में वो 0.75 लिया जाएगा क्या सर? हाँ, अगर आपने ये 1.25, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुनो बात को ध्यान से। जैसे मान लिया आपका 10,000 करोड़
आपका रिस्क वेटेड एसेट है। तो इसका तो 125 करोड़ तो आप यहाँ से Yes. उठा लोगे, Yes. ठीक है। अब आपका हो सकता है कहीं से 400 ये वाला आइटम लिखाओ, सी वाला, आपका 200 आपका कोई वो ऊपर पहला वाला आइटम रखा हो। तो इन सबको आप ऐड करेंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 725. 725। अब अगर आपका टोटल ये कितने परसेंट है, 9%, And yes. उस कंडीशन में तो आप इसमें से सिर्फ कितना ले पाओगे, इसका 2%। 725 का 2% है सर। हाँ नहीं, इसका 1000 रिस्क वेटेड एसेट का, Yes. तो इसका 2% यानी 200 ले पाओगे। लेकिन अगर आप ये 9 की जगह मान लिया 18% है, तो आप यहाँ कितना ले पाओगे, $400। इसका मतलब ये है, ये 2% जो है 2% पॉइंट है, ये 2%। आप लोग बाद में फिर पूछेंगे इस बात को ये क्या है, इसलिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये जो 2% का कॉन्सेप्ट है, ये अगर 9% है तो उसमें है। मींस अगर 9% आपका कैपिटल है तो टीयर 2 कितना ले सकते हैं, 2%। 2%. हाँ, अगर 1% है तो कितना ले सकते हैं, 2/9। और अगर आपका 18% टोटल कैपिटल है तो कितना ले सकते हैं, इंटू 18, यानी कितने परसेंट हो गए, 4%. 4%। ये जो 2% वाला कॉन्सेप्ट है ये 9% पर है। अगर आपका कैपिटल ज्यादा मेंटेन है तो 2% से ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन रेशियो के हिसाब से। 1.25 वाला परसेंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा सर। वो जो आप ये मेंटेन कर रहे हैं ना, 2% या 4%, आपके पास सपोज कीजिए इनमें से कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, आपके पास 200 का प्रोविजन है। क्या है, प्रोविजन 2% का प्रोविजन है। तो अगर आपको टीयर 2 में लेना है तो इस 200 में कितना ले पाएंगे आप, 125। 125। क्यों, क्योंकि ये जो लोन वाला प्रोविजन है उसमें से आप कितना ले सकते हैं, सिर्फ 125। अगर आपके पास ज्यादा प्रोविजन है तो अच्छी बात है, खराब बात है, अच्छी बात है सर। अच्छी बात है सर. नहीं, अच्छी बात क्या है? खराब बात है सर, प्रोविजन ज्यादा है तो। Oh, sorry sir. Yes. प्रोविजन ज्यादा होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, इसका मतलब yes. आपके वहाँ लोन बहुत खराब है। Yes, yes. सर ये 1.25% रखना कंपलसरी है सर? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैक्सिमम इतना रख सकते हैं। अगर आपके पास हो सकता प्रोविजन बिल्कुल नहीं है तो अच्छा है, लेकिन जीरो आपके पास ये वाला है 300 करोड़, आप इसी को ले लो। इसने एक तरह से, इसके पीछे लॉजिक समझिए, लॉजिक ये है कि एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजन बढ़ा करके आप कैपिटल दिखा रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। चलो और भी डिस्कशन करते रहेंगे। अगला टाइप का कैपिटल कौन सा है, हाइब्रिड, जिसमें कुछ पार्ट डेट का है, कुछ पार्ट किसका है, इक्विटी का, ठीक है। Their precise specification differ from the country to country, but they should meet the following requirement. तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेटेड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप के जो क्या हो, अनसिक्योर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई, बॉन्ड जो डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। और कभी बात आती है सबऑर्डिनेटेड डेट की, जब बात आती है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। जैसे आपके यहाँ होता ना
ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर के बाद एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? कौन सा स्टाफ क्लर्क। बोलते हैं? ऑफिसर के बाद बोले पहले वाले? ऑफिसर से नीचे वाले? क्लरिकल। करिकुलम Clerical। बोलते हैं। हेड भी बोलते हैं सर। अवार्ड स्टाफ। अवार्ड स्टाफ बोलते हैं। आवर्स तक में क्लरिकल अवार्ड, AWARD, बल्कि ऐसे बोलते हैं बैंकों में। एक स्टाफ कौन सा होता है? सुपरवाइजर दूसरा, अवार्ड तीसरा। सबऑर्डिनेट अब आप समझ में होंगे ये सबऑर्डिनेटेड डेट क्या होता है। सबऑर्डिनेटेड डेट इज दैट which ranks after other debt if the company falls into liquidation or bankruptcy। means जो पहले नंबर का पेमेंट जिसमें होता है, किसमें होता है? डिबेंचर में। डिबेंचर में पेमेंट पहले होता है, उसके बाद किसमें होता है? प्रेफरेंस बॉन्ड में। बॉन्ड उसके बाद किसमें होता है? प्रेफरेंशियल शेयर में। फिर किसमें होता है? इक्विटी शेयर। ये सीक्वेंस होते हैं ना। तो उसने बोला ऐसे डेट, तो डेट में ये आ गया आपका बॉन्ड, जो इनके बाद पेमेंट होते हैं, अदर बॉन्ड के बाद पेमेंट। सच दैट इज रेफर टू सबऑर्डिनेट बिकॉज द डेट प्रोवाइड्स हैव सबऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप द नॉर्मल। मतलब कुछ निम्न दर्जे के ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किए हुए हैं जो थोड़ा सा कैसे दर्जे के हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उनको कहाँ ले आए? वो सबऑर्डिनेटेड में। दूसरा हाइब्रिड में क्या बोलता है? नॉट रिडीमेबल एट द इनिशिएटिव ऑफ द होल्डर और विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी से पहले आप उसको रिडीम ना करा पाए। सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब RBI। available to participate in losses without the bank being obliged to cease trading unlike the conventional subordinated debt। तो इसमें बोला हुआ है कि ये जो है, जब आपका बैंक लॉस में आता है तो उस लॉस में वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। मींस आपके लॉस को थोड़ा क्या करने चाहिए? कम। although the capital instrument may carry on the obligation to pay interest that cannot permanently be reduced or waived, unlike the dividend ordinary shareholder, it should allow service obligation to be deferred where the profitability of the bank would not support payment। तो यहाँ पर कुछ और इस तरह के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी इन्होंने इसमें शामिल किए हुए, ठीक है। और सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे बेसल में नहीं लिया। लेकिन कुछ ऐसे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? डेट्स। ये इसके बारे में जानते हैं आप? कभी आपने सुना कि कोई ऐसा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो डेट टाइप का हो? तो अभी जो Includes- बोले वो क्लियर सुनाई नहीं दिया। कौन सा वाला? साउंड ब्रेक हो गई थी। तो अभी जो आपने लाइन अच्छा। बोले सुनाई नहीं दी जो बोला। हम ये बोल रहे हैं कि डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, आपने कोई ऐसा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट देखा जो डेट टाइप का हो? आपने इक्विटी का नाम तो बहुत सुना होगा ना। इक्विटी क्या होती है बैंक की? कैपिटल। तो क्या डेट भी कैपिटल होती है बैंक की? यानी बैंक में लोगों ने ऐसा पैसा लगा रखा है जो कैपिटल की तरह यूज करते हैं आप लोग। तो इसने बोला इंक्लूड्स कन्वेंशनल अनसिक्योर्ड subordinated debt capital instrument within a minimum original fixed term of कितना? Yes। राजेंद्र आर्या जी, तो यहाँ बोलते हैं विद ए मिनिमम और ओरिजिनल फिक्स टर्म टू मेच्योरिटी ओवर 5 ईयर। कौन से वाले होने चाहिए वो? ए लिमिटेड लाइफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो उसने बोला हुआ कि उनकी मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 साल से ज्यादा। तो वो कह रहा है कि अगर 5 साल से ज्यादा किसी की मेच्योरिटी है तो कंपनी के लिए वो किस तरह काम करती है वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको पता है कि ये लेने कब आएगा? 5 साल बाद।
5 साल। तो कहता चलो यार इससे 2 बिल्डिंग ले लो, तब तक 2 मशीन ले लो, 5 साल में तो हम इसका पैसा लौटा ही देंगे। During the last 5 years or to maturity, the borrowing will be subject to a progressive discount as laid down in the Basel norm by the RBI. तो ये कह रहा है कि जो भी होगा उसमें कोई डिस्काउंट वाला फैक्टर होगा, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हमारा टीयर 3 वाला जो पुराना रूल था वो हट गया है, आपके लिए कोर्स कम हो गया है। ठीक है, चलो अब हम कौन से पिलर पे आ गए देखो। अभी तक कौन से पिलर की बात कही थी उसने? पिलर 1 में उसने सिर्फ एक वर्ड को बार बार बोला, उस वर्ड का नाम क्या है? कैपिटल। ये कैपिटल वो, कैपिटल इतना, कैपिटल ये वाली, कैपिटल वो वाली, इस कैपिटल में ये आता है, इस कैपिटल को इतना ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पिलर में सुपरवाइजरी रिव्यू। देखो सुपरवाइजरी रिव्यू समझ लो क्या चीज होती है। तो इसने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू के क्या है। उसने कहा रिस्क मैनेजमेंट गाइडेंस एंड सुपरवाइजरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोड्यूस बाय द कमेटी विद रेस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग रिस्क। आपके बैंक में कितना रिस्क है, कितने तरह का, कितने रिस्क में बिजनेस कर रहे हो, कौन सा रिस्क टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, उनको कंसीडर करते हुए बैंक ने कैसी पॉलिसीज वगैरह बना रखी हैं उसकी बात करता है। दिस इंक्लूड्स गाइडेंस रिलेटिंग टू अमंग अदर थिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, क्रेडिट रिस्क। अब ये सारे देखो रिस्क आ गए। इन रिस्क में क्या चीज बोलता है वहां पे? बोलता है स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करनी है, डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आप किसी लोन को डिफॉल्ट कब मानते हैं, रेजिडुअल रिस्क एंड क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, एनहांस क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन। तो इन सब बातों के बारे में आपकी सोच क्या कहती है, इसको इसने सुपरवाइजरी रिव्यू में लिखा। इंपॉर्टेंस क्या बताई इसने? इंपॉर्टेंस इसने ये बताई कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस क्या करता, देखना, रिकॉग्नाइज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक मैनेजमेंट in developing the internal capital assessment process and setting capital target for their commensurate with the bank's risk profile। जो बैंक रिस्क का प्रोफाइल है उससे commensurate मीन्स उसके जैसा, उससे मिलता हुआ या उससे रिलेशन में रखता हुआ, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, उससे मिलता जुलता कैपिटल टारगेट को सेट करना, आपका इंटरनल कैपिटल असेसमेंट का प्रोसेस को डेवलप करना, ये सुपरवाइज रिव्यू का काम है। तो अब इसमें एक बहुत अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है बार बार, द इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस आई कैप। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आई कैप कौन से पिलर में आता है, तो कौन से पिलर में आता है? सेकंड पिलर सर, एसआरपी। और सुपरवाइज रिव्यू प्रोसेस में क्या बोला? इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। एक क्वेश्चन है सर, हाँ, सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस, ये तो टोटली सर आरबीआई का नॉर्म्स होगा ना सर? आरबीआई ने नॉर्म्स जो बनाए हैं उसको बैंक को फॉलो करते हुए ये काम करना है। ओके, मींस आरबीआई ने आपको पावर दी कि आप अपने वहां एक फॉर्मूला बना के हमको दिखाओ कि आपके वहां कितना रिस्क है। आपने बना के दिखाया तो आरबीआई ने देखा कि ये फॉर्मूला जो है वो ठीक है, तो उसने ओके कर दिया। ठीक है जी सर। या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई की चीज को फॉलो करते हुए, अब यहाँ पर ये जो सुपरवाइजर वर्ड है ना, इससे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। हम सोचते हैं हमारा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मतलब है ऑफिसर ना होकर के पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो सुपरवाइज कर रहा है, चाहे हमारा टॉप मैनेजमेंट हो चाहे आरबीआई हो। तो ICAP is an important component of SRP. The exercise of ICAP is to be guided by the principle of proportion। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ICAP का जो गाइड होता है एक्सरसाइज करना, वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कितने प्रोपोर्शन में आपके लोन खराब हैं, अच्छे हैं क्या, commensurate with the nature, scope, scale and the degree of complexity in the bank's business operation। कि आपके बैंकिंग बिजनेस का ऑपरेशन का
क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, किस स्केल में आप कर रहे हैं, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, इससे रिलेट करते हुए रिस्क को कैलकुलेट करना। Thus, depending on the nature of the activity and risk management process, being simple, moderately complex, अब यहाँ पे देखिए कि इसने डिग्री कैसे कहते हैं, या तो आप सिंपल टाइप का बिजनेस है, या मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, या आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ देखो एक बात, इसको ध्यान से सुनो इस पैराग्राफ को। There are three main areas that might be particularly suited for the treatment under Pillar 2, यानी SRP में। These are क्या करता है, risk considered under Pillar 1 that are not fully captured by Pillar 1 process, कि आपने जो रिस्क कंसीडर किया वो आपका फुल्ली कैप्चर नहीं हुआ, कौन से प्रोसेस से, पिलर 1 से। तो उसको कवर करने के लिए कौन सा पिलर आया, पिलर 1, सॉरी पिलर पिलर 2। पिलर 2। ठीक है, तो पहला तो उसने बोला कि आपने कैप्चर नहीं किया। दूसरा, ऐसे फैक्टर्स दैट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कोई ऐसे फैक्टर छूट गए आपके जो आपने पिलर 1 में नहीं लिए, उनको कौन लेता है, पिलर 2 लेता है। जैसे पिलर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक्स, बिजनेस एंड फैक्टर एक्सटर्नल टू द बैंक, बैंक के बाहर के फैक्टर। अब देखो, आपने अपने वहां तो सब कुछ देख लिया, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाहर के जो फैक्टर हैं उनको भी कंसीडर करना। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पिलर 2 इज द असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द मिनिमम स्टैंडर्ड, मींस कम से कम जो स्टैंडर्ड रिक्वायर हैं वो तो जरूर पूरे करने, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर एडवांस मेथड इन पिलर 1, इन पर्टिकुलर द IRB फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट रिस्क एंड द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच फॉर द ऑपरेशन। ये दो चीजें क्या लिखी, क्या नाम आया यहाँ पे, इसने बोला क्रेडिट रिस्क के लिए जो आपका इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है वो, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए आपकी जो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है वो। ठीक है सर, जो भी डेब्ट कैपिटल में जो बताया था उसमें जो बॉन्ड्स होंगे या फिर कुछ डिबेंचर्स होंगे जो कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी मतलब डेब्ट कैपिटल में कंसीडर किए जाएंगे क्या? तो इसमें जब तक वो डेट के फॉर्म में है तब तक टीयर 2 में रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब वो टीयर 1 में आ जाएंगे। और सर दूसरा सवाल, जो हाँ। पिलर अपना जो डिस्क्लोजर में बताए थे कि अपना जो क्वार्टरली जो डिक्लेयर होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी है, हाँ। तो वो सर ऑडिट नहीं हुआ है, और उस समय अगर ये जाए तो वो मतलब ऑथेंटिक माने जाते हैं क्या? नहीं माने जाते हैं, क्यों इसलिए माने जाते हैं, जैसे आपका टीचर आपको बोलता है कि आप डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो आपने बोला आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है, आप पढ़ते रहे। एक दिन टीचर आ गया चेक करने आपका, तो उसने देखा कि हाँ इसने 3 घंटा ही पढ़ा, तो पूरा वो कहता ठीक हो गया। और अगर वो आकर के कहेगा नहीं आप तो 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपने जो पुराना डिक्लेयर किया था वो सब डाउटफुल हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, अपने ऐसे किसी भी डेटा को इस तरह से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट नहीं करता है। मतलब उसको जो लगता है कि ऐसा होना चाहिए वो, और बाकी जो है सारी रिपोर्टिंग कब होती है, मार्च। फाइनल रिपोर्टिंग कहाँ होती है, मार्च में होती है। ठीक है।